अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैडम सादिया, आपको आवाज़ आ रही है? अगर आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकती हैं। वालेकुम अस्सलाम सर, आवाज़ आ रही है। मैं बाकियों को ना कॉल कर देती हूँ। चले मैसेज कर दें। मैं क्या पता तमाम लोग जो हैं, बाकी अगर बिजी भी हैं, जो अवेलेबल हो वो आ जाए। और आज का जो हमारा सेशन है वो एक छोटा सेशन है। कल वाले ठीक। सेशन को हमने कंटिन्यू करना है, लेकिन वो हम इंशाल्लाह करेंगे। जो एग्जामिनर का सवाल और जो प्रोडक्ट आपका थीसिस और पेपर, वो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन करेंगे। आज मैंने एक सर्च ठीक इंजन है। है, बस उसके बारे में आपके साथ डिस्कशन करना है। शायद मैंने आप लोगों से पहले किया हो OATD के बारे में, oatd.org, शायद आपको पता हो। oatd.org, ये इस सर्च इंजन का पता है आपको? सर एक मिनट, वो मोबाइल पे ना नजर नहीं आ रहा कुछ।
ओपन रिसर्च, हाँ जी सर, देखा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर ही आज सर का हमारा है सेशन। मैडम उन्हें आपने अगर मैसेज भी कर दिया ना तो कोई बात नहीं, हम सेशन अपना कंटिन्यू रखते हैं, तो ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आ जाएगी। तो अगर वो नहीं भी लेक्चर ले पाए, उनकी अटेंडेंस का मसला नहीं है, वो यूट्यूब से इसको लेक्चर को कंटिन्यू कर लेंगे, आप उन्हें अपडेट कर देना। ठीक है सर, मैसेज कर दिया वैसे मैंने। चलें ठीक है। अच्छा, इस वेबसाइट के बारे में आपको क्या पता है? सर मेरे ख्याल में इसमें थीसिस वगैरह जो है ना, आप सर्च कर। इसमें आप थीसिस सर्च कर सकते हैं, क्योंकि कल हमने जो आपका जर्नी ऑफ रिसर्च था ना, उसको डिस्कस किया था। ये एमफिल वालों का है, पीएचडी वालों का ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, कल हमने ये जर्नी डिस्कस किया था, तो हम ना आज एक टॉपिक लेकर, मिसाल के तौर पे आप कौन से टॉपिक पे अपनी रिसर्च करना चाह रही हैं? मैडम सादी, आपका टॉपिक ऑफ रिसर्च क्या है? मैडम सादिया, आपका टॉपिक ऑफ रिसर्च क्या है? सर अभी डिसाइड नहीं हुआ। चलें कि कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो होगा ना आपका कि आपने इसमें रिसर्च करनी है। हाँ जी सर, वो सॉफ्टवेयर डिफेक्ट प्रिडिक्शन। सॉफ्टवेयर डिफेक्ट प्रेडिक्शन, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ की जा रही हैं? सर मेरा एक्चुअली एमएस जो है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बैकग्राउंड उसी का है, तो मैंने पीएचडी सोचा इसी को कंटिन्यू कर, पीएचडी आप आसान हो जाएगी मेरी। जी सर। पीएचडी आपकी कंप्यूटर साइंस में है? हाँ जी सर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस में ही आ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी डिग्री के टाइटल पे क्या लिखा होगा? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस वाले नो डाउट डिग्री करते हैं ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले डिग्री करते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, लेकिन जो कैरियर वाइज फ़ायदा होता है ना कि आपने अगर किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनना हो, तब तक आप बन सकते हैं जब तक कि आपके डिपार्टमेंट को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पीएचडी ना करके हो। जिस दिन वो कर रहा है तो उस दिन आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करनी है तो फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पीएचडी करें कि आपके डिग्री के टाइटल पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लिखा है। चलिए, हर बंदे का अपना लाइफ डिसीजन होता है, मैं तो वैसे इस पे आपको गाइड करा था। सही है जी, हमने कीवर्ड सर्च किए जी, सॉफ्टवेयर डिफेक्ट, हमारे वर्ड कीवर्ड किधर गए? सॉफ्टवेयर डिफेक्ट प्रिडिक्शन। अच्छा, ठीक। सॉफ्टवेयर में आपने डिफेक्ट को प्रिडिक्ट करना है, जी सर। तो इसके ऊपर आपका लिटरेचर रिव्यू है आपके पास? हाँ जी सर, लिटरेचर तो मिल जाता है इसका, काफी मिल जाता है। इस पे इतने थोड़े थीसिस क्यों हैं? अच्छा जी, हमारे पास मैडम सानिया भी इस टाइम है। मैडम सानिया, जो हमारा आज का टॉपिक है वो कोई हमने, अगर बाकी क्लास फेलोज आ जाते हैं तो इंशाल्लाह मैं वो जो एग्जामिनर के क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगा, नहीं तो हम इंशाल्लाह वो मंडे वाले दिन से कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली मैं आज का सेशन छोटा रखना चाह रहा था, वो था इसके ऊपर ओपन एक्सेस थीसिस एंड डेजर्टेशन के ऊपर। तो वेबसाइट का नाम है oatd.org। तो मैं आप लोगों को एक टास्क देना चाह रहा था कि आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी थीसिस जो आपको लगता है कि आपके एरिया से करीब तरीन है, उसको आपने डाउनलोड करना है, और उसका जो मेथोडोलॉजी वाला चैप्टर है ना, रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला चैप्टर, वो आप लोगों ने पढ़ना है और फिर आप लोगों ने एक-एक करके मुझसे डिस्कस करना है। क्योंकि
जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, आई बिलीव कि आपके कोर पेपर से रिलेटेड, आपके एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, आपके कंपैरिजन से रिलेटेड जो सबसे अहम चैप्टर है ना, वो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का चैप्टर है। तो फॉर टाइम बीइंग लेट्स सपोज मैं इधर अपना ही कर लेता हूँ जी। मैं बल्कि अपने थीसिस से ही आप शुरू करता हूँ। मेरे पास मेरा थीसिस तो है। चैप्टर 3। अच्छा जी, मैडम सानिया और मैडम सादिया, आप दोनों ने जी। करना ये है, क्योंकि मैं तो अपने थीसिस के मुताबिक आप लोगों को अपना ना चैप्टर 3 एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आप लोगों ने ये असाइनमेंट है इस लेक्चर की कि आपने इस वीकेंड पे अपनी रिसर्च से रिलेटेड, क्योंकि अ, बहुत टाइम गुजर जाएगा अगर आप लोग अपना एरिया फाइनल करने में या अपने कोर पेपर को फाइनल करने में लगाएंगे। आप इस टाइम कोशिश ये करें कि आप जो थीसिस है वो आप ढूंढें पिछले 1-2 साल का, जो कि आपके एरिया से रिलेटेड हो, और आप उस थीसिस, अगर किसी ने टॉपिक नहीं सिलेक्ट किया उसको मैं ये रास्ता बताने की कोशिश करूँ, आप अपने से रिलेटेड वो थीसिस ढूंढें जो पिछले 1-2 साल का हो, और जब आपको लिस्ट ऑफ थीसिस मिलेंगे, आपको 12-15 थीसिस मिलते हैं, आप उसमें से वो थीसिस सिलेक्ट कर लें जिसके ना पेपर पब्लिश हुए हैं। ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका कि अगर आप इस चीज़ को स्टिक करके रखती है ना कि अच्छा आपको पिछले 2 साल के अंदर का थीसिस भी मिल गया और उसके पेपर भी पब्लिश हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने पूरे थीसिस में डिटेल में लिख के रखा होगा कि उसकी मेथोडोलॉजी क्या थी, उसके एक्सपेरिमेंट्स कैसे कंडक्ट किए। एक पेपर 20 या 30 पेजेस का होगा, लेकिन एक थीसिस जो है वो 200 पेजेस का है। वो एक बहुत इन डेप्थ आपको डॉक्यूमेंट मिल गया। पब्लिश्ड हाँ जी, सर, उस थीसिस में से पेपर पब्लिश्ड हुए हो, हाँ वो जी, वाला थीसिस बिल्कुल फाइंड आउट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले 2 साल में जो आप थीसिस ढूंढेंगे ना, मिसाल के तौर पर 2018 का आपने थीसिस सेलेक्ट किया है, अब उसके पेपर 19, 18, क्योंकि जो थीसिस जब जमा होता है ना और अप्रूव होता है और डिफेंड होता है, तब तक उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी रिसर्च को पब्लिश ज़रूर कर दें। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 18-19 के ऐसे थीसिस मिल जाएंगे आपके एरिया से रिलेटेड, जो आपको, अगर आपके पास अगर रिसर्च रिजल्ट में 16 या 17 थीसिस हैं, आपको प्रोबेबिलिटी काफ़ी ऐसा थीसिस मिल जाएगा जिसकी पब्लिकेशंस होंगी। वो बताएगा कि मेरे थीसिस की पब्लिकेशंस हैं। थीसिस के एंड पे या थीसिस में कहीं ना कहीं लिखा होता है कि जी हमने ये जो अपने फाइंडिंग्स पब्लिश कर दिए। अच्छा, जो पब्लिश्ड है वो आपके बहुत फ़ायदे में जाएगा, क्योंकि उसने ना रिसर्च पेपर में अपनी ये फ्यूचर वर्क को लिखा होगा। अगर अपने पेपर में नहीं लिखा होगा तो अपने थीसिस में डेफिनेटली लिखा होगा। तो आप उस फ्यूचर वर्क की बेस पे अपना प्रपोजल बना सकते हैं और अपने प्रपोजल को डिफेंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो असाइनमेंट है आप लोगों की वो ये है कि आपको आपका जो पसंदीदा थीसिस मिल गया है, हमने उसके चैप्टर 3 को डिस्कस करना है। तो ये आपके पास 2 दिन है, तो कोई आप थीसिस डाउनलोड कर लें, क्योंकि कीवर्ड सर्च करके थीसिस डाउनलोड करना ये कोई 2 घंटे की मैक्सिमम बात है। आगे जो बात है वो उसके पढ़ने वाली है कि आपने उसका चैप्टर 3 पढ़ना है, रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ना है सैटरडे और संडे को, इस वीकेंड पे। अच्छा, मैं अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी के चैप्टर को कुछ डिस्कस करूंगा आपसे, और इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि ना ये चीज़ें ज़रूरी हैं आपको ना, ये उस थीसिस के अंदर ये चीज़ें मिलना ज़रूरी है।
आपको ढूंढनी चाहिए। तो मैंने अपना सर चैप्टर अगर हाँ जी बताएं। हाँ सर, अगर थीसिस नहीं मिलता और हम किसी पेपर का ही रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ लेते हैं। वो आप देखें, जो आपका डिफेंस है ना वो आपने प्रेजेंट करना है। मैंने थीसिस वाली बात इसलिए की है कि अगर किसी ने अभी अपना कोर पेपर फाइनल नहीं किया तब अच्छा ये जी। शॉर्टकट उसके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। वो इस वजह से हम्म कि सबसे पहले तो जो पेपर है ना, पेपर में कुछ हम्म इक्वेशंस लिखी होंगी, लेकिन वो ये थोड़ी बताएगा कि एक्सपेरिमेंटल सिनेरियो इन डेप्थ कैसे उसने बनाया, या उसने जिससे कंपेयर किया हम्म उनकी सेटिंग्स क्या थी, या कंपेयर करने की एक पेपर जिसके नंबर ऑफ पेजेस 30 हो, वो कंपेयर नहीं किया जा सकता एक थीसिस से जिसके नंबर ऑफ पेजेस 200 है। 200 पेजेस में आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो कि आपको 30 पेजेस में नहीं मिलेगी, मैक्सिमम 30 पेजेस में। ठीक है, ठीक है सर। तो जिसने अभी तक अपना कोर पेपर फाइनल नहीं किया, वो कोर पेपर फाइनल करने से पहले उसको मैं स्टार्टिंग के लिए एक क्विक स्टार्टिंग के लिए जो रास्ता बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि वेबसाइट का नाम है oatd.org। आपने इस वेबसाइट पे जाना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे रिकमेंडर सिस्टम सर्च करता हूँ, REC सिस्टम, ये जी अगर मेरा कोर पेपर फॉर एग्जांपल कोर पेपर कोई फाइनल कर लिया हुआ है तो अगर उसके कीवर्ड्स को एज इट सर्च करें और अगर वो थीसिस में कर लें या अभी तक करें, अगर कोर पेपर फाइंड आउट कर लिया तो फिर देखें, अगेन कमिंग बैक टू आप लोगों का अभी फर्स्ट सेमेस्टर है जो भी चल रहा है और बैंड होने वाला है, ऐसे ही है। जी सर। मेरे हिसाब से आप लोग अभी अपने ना अब बहुत अर्ली स्टेज पे हो और अभी कोर्स वर्क में हो। ठीक है, अभी आपकी कोर्स वर्क कंप्लीट होना है और आपकी रिसर्च होनी है, लेकिन क्यों ना आप लोग अपने लिए आसानी पैदा करो। सबसे बेहतर तो ये है कि आप अपने लिए कोर पेपर ढूंढ लो। लेकिन अगेन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं अभी एज अ स्टूडेंट आपसे पूछना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं भी पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। मैंने एक पेपर डाउनलोड किया और मैंने कह दिया ये मेरा कोर पेपर है। मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। वो जो 30 पेजेस उसने लिखे थे ना, उन 30 पेजेस में से मैं ये डिराइव कर लूँ कि इसने एक्चुअली क्या किया था, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है कि उसने हकीकत में क्या किया था अपने पूरे रिसर्च जर्नी के दौरान, या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो 30 पेजेस के अंदर उसकी पूरी रिसर्च की एक समरी है, लेकिन उस पूरी रिसर्च की डिटेल उसके थीसिस में है। जो वेबसाइट है oatd.org, मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज कोई स्टूडेंट है वो कहता है जी मैंने रिकमेंडर सिस्टम में रिसर्च करनी है। मैंने कीवर्ड लिखा, मैं 2016 से 2020 के दरमियान में मैंने कहा कि मुझे थीसिस देखने हैं। मैंने इस पर क्लिक किया और उसके बाद मैंने पीएचडी सिलेक्ट कर लिया। अभी मेरे पास अगली ऑप्शन आ जाएगी जी पीएचडी की। पीएचडी 77 हुए हैं इन 4 सालों में। ठीक है, मेरे पास 77 ऑप्शंस हैं और ये यूनिवर्सिटीज़ कोई मामूली यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, ये वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। मेरे पास जी पीएचडी के रिकमेंडर सिस्टम्स के ऊपर 2016 से लेके 2020 तक 77 थीसिस अवेलेबल हैं जो कि पीएचडी के हैं। अ पर्सनलाइज्ड रिकमेंडर सिस्टम विद कोरिलेशन एस्टिमेशन, ओके, 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के अंदर हुआ है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी है जी। इस थीसिस को मैंने डाउनलोड किया। अब मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैंने ये 77 थीसिस में से मैंने वो थीसिस आइडेंटिफाई करना है जिसके पेपर पब्लिश हो, क्योंकि हमारे सुपरवाइजर्स एग्जामिनर्स की रिक्वायरमेंट है कि जी आपका आईएसआई पेपर पब्लिश होना चाहिए। तो ये 77 थीसिस में से आप एक चार्ट बना लें कि कौन कौन से थीसिस के आईएसआई पेपर पब्लिश्ड हैं, वो आपको थीसिस में से पता चल जाएगा। आपने उन पेपर्स को सिलेक्ट कर लिया। अब क्योंकि आपकी पहली रिक्वायरमेंट है कि आप कोर पेपर अपना बताएं, तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इनमें से जो आईएसआई में पेपर पब्लिश है ना, आपको कोई पसंद है, आप कहते हैं कि ये मेरा कोर पेपर है। क्यों? क्योंकि उस पेपर के पीछे पूरा थीसिस आपके पास मौजूद है।
एक पेपर 20 या 30 पेजेस का हो सकता है, प्रॉब्लम एक सेंटेंस हो सकती है, वो एक्सपेरिमेंट के अंदर इक्वेशंस लिख के अपने आप का अपना पीछा छुड़ा सकता है, लेकिन थीसिस में वो ऐसा नहीं कर सकता। थीसिस में उसे एक एक स्टेप की एक एक डिटेल देना ज़रूरी है। अब मिसाल के तौर पे एक मेरा चैप्टर 3, हम एक इस थीसिस को डाउनलोड कर लेते हैं जी, जो 2018 में पब्लिश हुआ है। हाँ जी, खुरम साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी हेलो। आ रही है सर। अच्छा जी, ये आज का जो मेरा सेशन है वो आपका कोर पेपर आइडेंटिफिकेशन या अपने टॉपिक सिलेक्शन के ऊपर एक क्विक स्टार्टर है, और एक किस्म का मैं आप लोगों को जल्दी से अपनी पीएचडी स्टार्ट करके फिनिश करने का स्टार्टिंग पॉइंट देना चाह रहा हूँ। जिन लोगों ने पीएचडीज कर ली हैं, सबसे बेहतर तो रास्ता उन्हीं के थ्रू मिलेगा। कि किस तरह भला, कि ये सारे वो थीसिस हैं जो लोग अपनी पीएचडी की डिग्रीज कंप्लीट करके जमा करा के सबमिट करके जा चुके हैं। जो मलेशिया, वहाँ से आप मेरा थीसिस भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जीसी और पाकिस्तानी, अगर आपने रिसर्च को कंटिन्यू करना तो पाकिस्तान की एचईसी की लाइब्रेरी से भी आप थीसिस डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो स्क्रीन पे पढ़ा दे। oatd.org जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट है ओपन एक्सेस थीसिस एंड डिसर्टेशन की। इसमें पूरी दुनिया से अच्छी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्रीमियम यूनिवर्सिटीज़, उनके थीसिस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपने अपने एरिया से रिलेटेड थीसिस आइडेंटिफाई कर लिया। लेट्स सपोज मेरा एरिया रिकमेंडर सिस्टम था, मैंने उसको सेलेक्ट किया, तो मुझे 77 थीसिस मिले 2016 से 2020 के दरमियान में। मैंने इन थीसिस की अब एक लिस्ट बनानी है। मैंने ये सारे थीसिस डाउनलोड कर लिया और मैंने आइडेंटिफाई करना है कि इन 77 थीसिस में से वो कौन कौन से थीसिस हैं जिनकी रिसर्च आईएसआई जर्नल के अंदर पब्लिश है। वो थीसिस के अंदर से मिल जाएगी। लेट्स सपोज हम इसी का थीसिस डाउनलोड करते हैं। डिसर्टेशन फर्स्ट में 18। अच्छा जी, जो हमारे पास इसका अपेंडिक्स में आ जाते हैं। इसने प्रूफ दिए हुए हैं। जी, इसके अपेंडिक्स भी है। फ्रीक्वेंसी कोरिलेशन ठीक है जी। कंफ्यूजन डिस्कशन मेडिकल रिसर्च सिमुलेशन मोबिलाइज डेटा सेट पर्सनलाइज क्वेश्चन। ये इसकी टेक्निक्स आ गई हैं। मेडिकल रिसर्च, अच्छा जी, फोर काइंड ऑफ कोरिलेशन है। ठीक है सर, इंट्रोडक्शन पब्लिकेशन। अच्छा जी, इसमें मेंशन नहीं किया हुआ कोई पब्लिकेशन का। अगर ना भी किया हो तो हम उसके टाइटल से निकाल सकते हैं। फैन यूंग, अच्छा जी, अब ये फैन यूंग का एक आर्टिकल है, रिकमेंडेशन एल्गोरिथम बेस्ड ऑन यूजर स्कोर प्रोबेबिलिटीज। ये स्प्रिंगर 1 में इसका आर्टिकल पब्लिश्ड है, साइटेड बाय 2 है। लेकिन ये फर्स्ट ऑथर नहीं है। फैन यूंग कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर है, फर्स्ट ऑथर नहीं है। अच्छा जी, recommendation algorithm based on user score probability and project type।
आपके पास ना बहुत सारे तरीके हैं कि आप ऑथर के बारे में चेक कर सकते हैं कि क्या इसका कोई पेपर पब्लिश्ड है कि नहीं। यहाँ पे आपकी थोड़ी सी एफर्ट रिक्वायर्ड है, हर चीज़ आपको प्लेट में नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी 77 थीसिस मुझे मिले। वो 77 थीसिस की लिस्ट मैंने बनाई। मैंने कोशिश की कि मैं उस ऑथर का उस थीसिस में से ढूंढ लूँ कि पेपर पब्लिश्ड है। अगर उसका आईएसआई पेपर पब्लिश्ड है तो मुझे जैकपॉट मिल गया। वो इस तरह के मैं अगर उस पेपर को अपना कोर पेपर बना लूँ तो ना सिर्फ मेरे पास उस वो पेपर मौजूद है, मेरे पास उस पेपर से रिलेटेड पूरा थीसिस मौजूद है जिसके अंदर उसने एक एक स्टेप को बताया हुआ है। अच्छा जी, लेट्स सपोज जी आप मैं यहाँ पे अभी इस टाइम अपना, क्योंकि मैं ये आप लोगों को टास्क दे रहा हूँ तो 1 विजिट OATD.org 2 between last 3 years, make list of thesis, find related ISO. ये मैंने आप लोगों को ना 5 टास्क्स दिए हैं और ये जो 5 टास्क हैं ये आपके थीसिस की आइडेंटिफिकेशन और जो भी टास्क हैं उससे रिलेटेड हैं। अच्छा, मैं ना क्योंकि मैंने सेशन आज छोटा रखना है तो मैं आपको जल्दी से अपने चैप्टर 3 से गुजारना चाह रहा हूँ ताकि मैं आपको बता दूं कि ये इम्पोर्टेंट नगेट्स जो असेंशियल नगेट्स हैं कि आपने जब उसका चैप्टर 3 देखना तो आपने देखना कि उसमें आपको ये चीज़ें मिलनी चाहिए। ठीक है, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर। यस सबसे पहले आपने अपना रिसर्च टॉपिक OATD पे सर्च किया, वहाँ पे आपने लिस्ट ऑफ थीसिस निकाल लिए, लिस्ट ऑफ थीसिस आपने डाउनलोड कर लिए। आपने मेक श्योर करना है कि आप ऑथर नेम के ज़रिए और उसकी रिसर्च एरिया के ज़रिए उसके पेपर्स को आइडेंटिफाई करें। क्या आप तो उसने अपने थीसिस में खुद से लिखा हो कि मेरे ये पेपर पब्लिश है, अगर नहीं भी उसने लिखा तो उसके टाइटल और उसके रिसर्च एरिया को आप गूगल स्कॉलर में सर्च करें, आपको क्या तो वो ऑथर के पेपर गूगल स्कॉलर से मिल जाए। आपने वो थीसिस शॉर्टलिस्ट करने हैं जिनके आईएसआई पेपर पब्लिश्ड हैं। जब एक दफ़ा आपने वो शॉर्टलिस्ट कर लिया, आपके पास कोर पेपर्स आ गए, तो अब आपने उनके थीसिस को पढ़ना शुरू करना है। आपने उनका चैप्टर 3 ओपन कर लिया। चैप्टर 3 में जो एक अहम कॉन्सेप्ट है वो टर्मिनोलॉजीज। जो टर्मिनोलॉजी होती है ना वो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होती है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखें, अब मेरा है ग्रुप ओरिएंटेड रिकमेंडेशन, मैंने एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, मैंने यूज़र ओरिएंटेड रिकमेंडेशन इस्तेमाल की, मैंने स्पार्स रिकमेंडेशन इस्तेमाल किया। टूट जाएगा आदि वो फिश फिश अच्छा जी, उसके बाद रिकमेंडेशन जनरेशन एंड इवैल्यूएशन। ये जो टर्म्स है ना, ये टर्म्स मेरे एरिया से रिलेटेड हैं, लेकिन मुझे ये टर्मिनोलॉजीज के सेक्शन में रिकमेंडेशन प्रॉब्लम क्या होती है, मुझे ये आइडेंटिफाई करना इसलिए ज़रूरी है कि मैं एग्जामिनर और अपने दरमियान में एक अंडरस्टैंडिंग बना लूँ कि जब भी मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा रिकमेंडेशन प्रॉब्लम, तो इसका मतलब क्या है। तो एग्जामिनर कह सकते हैं मेरे नज़दीक तो रिकमेंडेशन प्रॉब्लम की डेफिनेशन ये है, तो मैं उसको अपने चैप्टर 3 पे ले आऊँगा क्योंकि उसने मेरा एग्जामिनर बनना था और मेरा एग्जामिनर बनने के लिए वो मेरा थीसिस पढ़ के आया, तो वो मेरे थीसिस के मुताबिक मुझे वैल्यूएट करेगा, वो अपनी मर्जी से मुझे वैल्यूएट नहीं कर सकता। तो मैं उसको कहूँगा सर मैंने जो रिकमेंडेशन प्रॉब्लम है वो अपने चैप्टर 3 में डिफाइन किया है कि इसका मतलब ये है, ये मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, आगे मैंने रेफरेंस भी दिए हुए हैं, ये जो डेफिनेशन है मैं इसके मुताबिक अपनी रिसर्च को आपके सामने डिफाइन करना चाहूँगा। जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी तो वैसे सारों का फार्मूला तकरीबन सेम ही होता है। अगर मैं कहूँ जी क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कंप्यूटर साइंस के लिए डेफिनेशन फ़र्क हो सकती है, क्लासिफिकेशन फूड साइंस वालों के लिए डेफिनेशन फ़र्क हो सकती है। तो ये आपको अपने चैप्टर 3 में या उसके चैप्टर 3 में टर्मिनोलॉजीज़ का एक सेक्शन देखना ज़रूरी है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि ये एक सेक्शन के अंडर आएँ, लेकिन वहाँ टर्मिनोलॉजीज़ एग्जिस्ट करनी चाहिए।
टर्मिनोलॉजीज वो कीवर्ड्स हैं जो कि आप रिसर्च के दौरान इस्तेमाल करते हैं कि जी रिकमेंडेशन प्रॉब्लम क्या होती है, मेरे सिनेरियो में था। फिर जी उसके बाद कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम क्या होती है, ग्रुप ओरिएंटेड रिकमेंडेशन क्या होती है, स्पार्स रिकमेंडेशन क्या होती है, यूजर ओरिएंटेड रिकमेंडेशन क्या होती है। फिर रिकमेंडेशन जनरेशन एंड इवैल्यूएशन, ग्रुप ओरिएंटेड रिकमेंडेशन जनरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, यूजर ओरिएंटेड रिकमेंडेशन जनरेशन का क्या प्रोसेस है या पर्पस है। उसके बाद इवैल्यूएशन मेथड के अंदर मैंने मीन एब्सोल्यूट एरर या मीन एवरेज प्रिसीजन मैंने कौन सा लिया, क्रॉस वैलिडेशन मैंने कौन सी इस्तेमाल की। फिर उसके बाद क्योंकि मेरा सोशल नेटवर्क इंटीग्रेशन के ज़रिए रिकमेंडेशन इंप्रूवमेंट है, तो मैंने सोशल नेटवर्क इंटीग्रेशन को एक्सप्लेन किया कि सोशल नेटवर्क इंटीग्रेशन क्या होती है। फिर पब्लिक एंड प्राइवेट सोशल इंटरेक्शंस को मैंने डिफरेंशिएट किया, वो मैंने रेफरेंस से बात की कि अच्छा जी प्राइवेट इंटरेक्शंस क्या होते हैं, पब्लिक क्या होते हैं। अब ये जो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है ये मेरी अपनी नहीं है, मैंने विद रेफरेंस बात की कि ये इनके मुताबिक ये चीज़ें हैं। फिर सोशल इंटरेक्शंस के अगेन यहाँ बात आ रही है कि ये इन डेफिनेशंस के मुताबिक ये क्रॉस डोमेन रिकमेंडेशन जो है, इसमें टारगेट डोमेन की डेफिनेशन क्या है, सोर्स डोमेन की क्या है और उसका रेफरेंस क्या है, ये किसने सबसे पहले दिया था। फिर ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया मैंने कि जी रिकमेंडेशन प्रॉब्लम जो है इसमें हमारा एक लर्निंग फेज होता है, लर्निंग फेज के अंदर ये सारे स्टेप्स हो रहे हैं और फिर एक हमारा जो ट्रेनिंग फेज है और फिर एक प्रिडिक्शन फेज है। अच्छा जी, कन्वेंशनल रिकमेंडर सिस्टम्स के अंदर हमारे पास एक सोर्स से इंफॉर्मेशन आती है, वो एल्गोरिदम ट्रेन होता है और प्रिडिक्शन होती है। फिर हमारे पास क्रॉस डोमेन रिकमेंडेशन में हमारे पास मल्टीपल डोमेन होते हैं, उनकी नॉलेज को हम इंटीग्रेट करके लिंक करके एल्गोरिदम को ट्रेन करते हैं, हम फिर प्रिडिक्ट करते हैं। और क्रॉस वैलिडेशन के लिए मैंने जो इनपुट डेटा था उसका 80% वो रखा है ट्रेनिंग के लिए, 20% रखा है मैंने टेस्टिंग के लिए और वैलिडेशन के लिए। फिर ये इस तरह की डायग्राम मैंने प्रेजेंट की। अच्छा जी, उसके बाद ये भी टर्म्स ही चल रही हैं, यूजर आइटम ओवरलैप हो गया, सिस्टम डोमेन हो गया, एक्सेसिंग प्राइवेट फेसबुक नेटवर्क, फिर एक्सेसिंग पब्लिक फेसबुक नेटवर्क। ये सारा वो हिस्सा था जहाँ पे मैंने जो मेरी सबसे असेंशियल टर्म्स हैं जो कि मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ अपनी रिसर्च में, मैंने वो डिस्कस कर ली। इस सेक्शन को डालने का एक मकसद है, वो मकसद ये था कि जो मेरा एग्जामिनर है, क्योंकि मेरी 2 दफ़ा इवैल्यूएशन हुई थी, मुझे मेजर करेक्शंस मिली थी। जो मेरा पहला थीसिस था वो ऐसे मैंने लिखा हुआ था कि सिर्फ मुझे ही समझ आता था, मैंने ऐसा थीसिस नहीं था लिखा हुआ कि वो बाकियों को भी समझ आए। तो उस टाइम मुझे मेरे एग्जामिनर ने बहुत फेवर दी, उन्होंने मेरे से काफ़ी टाइम लगाया, मेरे साथ स्पेंड किया। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पे ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी आपके टर्मिनोलॉजीज़ नहीं है, आप टर्मिनोलॉजीज़ का सेक्शन बनाओ, वहाँ अपनी सारी टर्म्स को एक्सप्लेन करो। अब आ जाते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी पे। रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर मेरी है एम्पिरिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी। आपकी हर रिसर्च मेथोडोलॉजी की कोई टाइप होती है। जो ब्रॉड टाइप है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव के अंदर फर्दर एम्पिरिकल है और बहुत सारी रिसर्च मेथोडोलॉजीज भी हैं। मैंने एम्पिरिकल फॉलो किया जिसके अंदर मेरे ये 4 स्टेप्स हैं। 4 नहीं है, 1 2 3 4 5 स्टेप्स हैं। टेबल में मैंने बताया कि सबसे पहला मेरा जो स्टेज थी मेरी रिसर्च की वो थी ऑब्जर्वेशन, कि मैंने रेलेवेंट लिटरेचर आइडेंटिफाई किया। उसके बाद पर्पस ऑफ रिसर्च मैंने फाइंड आउट करना था, तो मेरे जो चैप्टर्स इससे रिलेटेड हैं वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है। फिर इंडक्शन, मैंने हाइपोथेसिस अपना बनाना था, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हो ना वो बेसिकली एक हाइपोथेसिस होता है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के, आप जौन से मर्जी एरिया के स्टूडेंट हो, लेकिन अगर आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च है ना तो आपका एक हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस में आप ये कहते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है लेकिन इसको इस तरीके से हल नहीं किया गया, तो मेरा हाइपोथेसिस ये कि क्या इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हल करने में हमें कोई फ़ायदा है या नहीं। ये भी मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन मैंने एक हाइपोथेसिस बना लिया कि इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हल कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो हम कितना बेहतर तरीके से कर सकते हैं और वो बाकियों के मुकाबले में कितना बेहतर परफॉर्म करेगा। एक हाइपोथेसिस मैंने बना लिया, अभी मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन उसकी जो डिडक्शन है मैंने जो उसमें इम्प्लीमेंटेशन की है और जो मैंने उसके लिए कंपैरिजन किया है वो पहले मैंने चैप्टर 3 में किया है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन मैंने चैप्टर 4 में किया, फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया है, डाटा जनरेट किया है, फिर मैंने टेस्टिंग किया है, एल्गोरिदम मैंने डिज़ाइन किए हैं। एल्गोरिदम्स के लिए मैंने चैप्टर 5 के अंदर कोल्ड स्टार्ट एल्गोरिदम प्रपोज किया है, चैप्टर 6 में मैंने स्पार्स एल्गोरिदम प्रपोज किया है, चैप्टर 7 मैंने डाइवर्सिटी एल्गोरिदम प्रपोज किया है। और हर चैप्टर में उन एल्गोरिदम्स को एग्जिस्टिंग के साथ कंपेयर भी किया गया और उनके रिजल्ट्स को भी प्रेजेंट किया गया। उसके बाद आखिर में इवैल्यूएशन है जो टेक्निकल एनालिसिस है। चैप्टर 8 प्रेजेंट्स कंक्लूजन एंड फ्यूचर डायरेक्शन।
मेथोडोलॉजी के अंदर इस सेक्शन को अभी तक आप इतना ही रहना, तो ये जो मैंने हेडिंग, क्योंकि ये एक मेन हेडिंग है, ये सब हेडिंग नहीं है, अब हम आ जाते हैं इसकी सब हेडिंग्स में। वो है जी हमारा रेलिवेंट लिटरेचर क्या था, मेरा कोर पेपर। कोर पेपर मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, पर्पस ऑफ रिसर्च मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, लेकिन मैं जिस जगह के ऊपर एम्फेसिस करना चाह रहा हूँ मैं वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये मैं आपके साथ ना अपना चैप्टर 3 भी शेयर कर लूँगा, आप इसको पढ़ लेना। और इंटरेस्टिंग बात ये कि जो पर्पस ऑफ रिसर्च है ना, ये मेरे एग्जामिनर ने मुझसे सवाल पूछे थे, तो मैंने उनके जवाबात भी दिए हैं। व्हाट इज द मेन एरिया ऑफ रिसर्च, क्योंकि ये एग्जामिनर पूछेगा, तो मैंने अपने चैप्टर 3 में ये बकायदा लिखा है कि द ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च इज क्रॉस डोमेन recommender systems, whereas narrowed area is the integration of social networks for cross domain recommendation. What is the identified problem? Identified recommender system problems are cold start, sparsity and diversity. ये 3 प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैंने क्रॉस डोमेन रिकमेंडेशन के जरिए एड्रेस किया। How do existing efforts solve these problems? Existing paper इन problems को कैसे solve करते हैं? 3 problems हैं जिनको मैंने टच किया अपने thesis में, cold start, sparsity और diversity. Core studies solve these problems by integrating data from social network for cross-domain recommendation. However, the research gap is that their techniques are limited to a single source domain only. And how effective are the multiple sources integration techniques as compared to the single source are still to be researched. जो एग्जिस्टिंग वर्क है उन्होंने सोशल नेटवर्क इंटीग्रेट किया है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, लेकिन उनका जो सोशल नेटवर्क का सोर्स था वो सिंगल था। मैं मल्टीपल सोर्स के जरिए इंटीग्रेशन करवा के रिकमेंडेशन इंप्रूव करना चाह रहा हूँ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इंप्रूव होगी, लेकिन मैं इस रिसर्च में ये एनालिसिस करना चाह रहा हूँ कि इसका इफेक्ट क्या आएगा। इफेक्ट ये भी आ सकता है कि वो पॉजिटिव हो सकती है, यानी मैं ज़्यादा अगर सोर्सेज से इंटीग्रेशन करके रिकमेंडेशन जनरेट करना चाहूँ तो वो पॉजिटिव यानी मेरी इंप्रूव भी हो सकती है एक्यूरेसी, लेकिन कुछ सिनेरियोज में नेगेटिव भी हो सकती है। तो मैंने रिसर्च ये करनी है कि क्या वो इम्प्रूव हो सकती है तो किन सिनेरियोज में, और क्या वो डिग्रेड हो सकती है तो किन सिनेरियोज में। फिर अगला एग्जामिनर का हाउ डज द रिसर्च प्लान, अच्छा हाउ डज द रिसर्चर प्लान टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम डिफरेंटली, मैंने उस प्रॉब्लम को डिफरेंटली कैसे सॉल्व किया है। The researcher's hypothesis is built around the integration of multiple social networks for improving cross-domain recommendation. मेरा मेन डिफरेंस मेरी कंपेयर्ड स्टडीज से ये है कि मैं मल्टीपल सोर्सेज से इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। अब जो एल्गोरिदम्स मैंने डिजाइन किए हैं वो सिंगल सोर्स की बेस पे ट्रेनिंग नहीं करते, मल्टीपल सोर्स की ट्रेनिंग पे करते हैं। मेरा मेन कंट्रीब्यूशन है। What exactly is the researcher trying to find out? The researcher is trying to find out a combination of methods and techniques that enable integration of multiple social networks for cross-domain recommendation. What is the problem statement? Although this is a redundant question, it is appropriate to answer it here so that it can contribute to the context of the question as outlined. टू सिंप्लीफाई, इस चैप्टर 3 के अंदर बहुत सारी अहम चीज़ें जो कि मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं फिर कहूंगा मैं आपको एक चीज़ पर लाना चाह रहा हूँ जो मेरे इस चैप्टर के अंदर है। क्रिएशन ऑफ हाइपोथेसिस भी एक अहम चीज़ है, ये आपको मैं आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ अपना थीसिस, आप इसको पढ़ें ज़रूर। मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च डिज़ाइन, इसको भी इंटरेस्टिंग है, ये डिस्कस किया, लेकिन कमिंग बैक जो बड़ा एसेंशियल है। हाँ अच्छा, अब सारे स्टूडेंट्स की मैं अटेंशन चाहता हूँ, वो ज़रा थोड़ा फोकस करें। अब देखें, जो पहली प्रॉब्लम है ना वो है कोल्ड स्टार्ट, ठीक है, जो मैंने एड्रेस करनी है। अब कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम मेरी बनाई हुई नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम है। कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम है क्या, ये लिखा हुआ है, और ये इन रिसर्चर्स ने बताया कि ये कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, पहले से मौजूद है, तो फिर जाहिर सी बात है पहले लोगों ने इसको हल भी किया होगा। तो पहले लोगों ने इसको हल कैसे किया? मेथोडोलॉजी टू एड्रेस कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम, जो एग्जिस्टिंग रिसर्च ने इस प्रॉब्लम को हल किया है वो किस तरह किया है, ये उसका मेथोडोलॉजी लिखा हुआ है। मैंने नहीं बताया कि मेरी मेथोडोलॉजी ये है, नहीं। एग्जिस्टिंग रिसर्च ने कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस किया है ये एक्सप्लेन किया है। उनकी टेक्निक्स कौन सी थी जिसके जरिए उन्होंने कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम को एड्रेस किया है, वो ये लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने जी रैंडम रैंकिंग एक प्रपोज की हुई है, एक पॉपुलैरिटी रैंकिंग प्रपोज की हुई है, आगे मैंने रेफरेंस भी दे दिए हैं। ये मेरी टेक्निक्स नहीं और ना ही मेरी मेथोडोलॉजी है। इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, वो जब अपनी टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं, ये सारा स्टेप मैंने लिख दिया कि कोल्ड स्टार्ट जो प्रॉब्लम है
उसको इवैल्यूएट करने के लिए कौन कौन से इवैल्यूएशन पैरामीटर्स इस्तेमाल होते हैं, डाटा सेट की कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो सारा ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इसी तरह अब ये इस पूरे सेक्शन में मैंने अभी अपनी बात नहीं की। मेरा फेज 2 है कोल्ड स्टार्ट रिकमेंडेशन। कि कोल्ड स्टार्ट रिकमेंडेशन, पहले तो बात कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम क्या है और वो कोल्ड स्टार्ट रिकमेंडेशन कैसे होती है, ये उसकी डेफिनेशन दी। उसके बाद एग्जिस्टिंग लोग उसको कैसे हल करते हैं, फिर उसके बाद उनकी टेक्निक्स का नाम क्या है और वो इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ये सारा मैंने पहले बताया कि बाकियों ने कैसे किया। फिर आज हम दूसरी प्रॉब्लम जो थी मेरी वो थी स्पार्स रिकमेंडेशन। ये स्पार्स रिकमेंडेशन की डेफिनेशन, उसके बाद स्पार्स रिकमेंडेशन को सॉल्व करने की मेथडोलॉजी, स्पार्स रिकमेंडेशन को सॉल्व करने की जो उनकी मेथडोलॉजीज थी उनके नाम क्या थे, फेसबुक KNN। फिर उसके बाद फेसबुक कोलाइक, ये मेरी नहीं प्रपोज की हुई, ये इसने प्रपोज किया है, ये कोलाइक इसने प्रपोज किया है, ये शपीरा ने ये प्रपोज किया है, फेसबुक कोलाइक जो रोसली ने प्रपोज किया, ये मेरी प्रपोज करदा नहीं है। उसके बाद वो इम्प्लीमेंट कैसे हुई वो ये बताया हुआ है कि सेक्शन 6 चैप्टर 6 में आप जाएंगे तो ये वाला सेक्शन बताएगा कि एग्जिस्टिंग ने कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया और उन्होंने इवेलुएट कैसे किया। फिर आ जाते हैं डाइवर्सिटी प्रॉब्लम पे। डाइवर्स रिकमेंडेशन। अब डाइवर्स रिकमेंडेशन प्रॉब्लम है क्या, उसको सॉल्व करने की मेथोडोलॉजी क्या है, एग्जिस्टिंग टेक्निक्स क्या है और एग्जिस्टिंग टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट कैसे किया गया। मैंने थोड़ा सा फर्क अपने चैप्टर 3 में ये किया है, मैंने चैप्टर 3 में लिख दिया कि एग्जिस्टिंग सारे काम ऐसे हो रहे हैं, लेकिन जहाँ पे ये सेक्शन लिखा हुआ ना कि इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, वहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जो मेरा प्रपोज करदा मेथड है वो चैप्टर 7 में है। अब क्योंकि मेरा पहली प्रॉब्लम थी मेरी मेरी पहली प्रॉब्लम थी कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम, तो उसको मैंने चैप्टर 5 में मैंने बताया है कि एग्जिस्टिंग का सोर्स कोड क्या था, उनकी इक्वेशंस क्या थी, उन्होंने इम्प्लीमेंट कैसे किया था। फिर चैप्टर 5 में ही मैंने जो अपना मेथड या एल्गोरिदम प्रपोज किया है वो सारा एक्सप्लेन किया है। फिर मैंने एक्सपेरिमेंटल सिनेरियो जो कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम का है वो डिस्क्राइब किया है। उसके बाद मैंने एक्सपेरिमेंट कन्फिगरेशंस और रिजल्ट्स प्रेजेंट किए हैं और उसके बाद मैंने अपने सिंथेसिस को वहाँ पे डिस्कस किया है चैप्टर 5 में। फिर जो अगली प्रॉब्लम है उसको मैंने चैप्टर 6 में डिस्कस किया है। पहले उनके एल्गोरिदम्स को वहाँ एक्सप्लेन किया, फिर अपने एल्गोरिदम को एक्सप्लेन किया, फिर कंपैरिजन और एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया है। फिर जो डाइवर्सिटी प्रॉब्लम है पहले उनके एल्गोरिदम को वहाँ पे डिस्कस किया है, फिर उसके बाद मैंने अपने एल्गोरिदम को डिस्कस किया। फिर एक्सपेरिमेंटल कन्फिगरेशंस को मैंने डिस्कस किया चैप्टर 3 में जो एग्जिस्टिंग की थी। उसके बाद जो टूल्स थे वो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन मेरा क्या था मैंने वो एक्सप्लेन किया है। जो क्योंकि मेरे जो रिलेटेड पेपर थे उन्होंने बताया था कि वो स्प्लिट कैसे कर रहे हैं, उनके नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, नंबर ऑफ इनपुट डाटा क्या है, ये सारा एक्सप्लेन वहाँ पे किया हुआ है। डाटा जनरेशन वैलिडेशन को सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने अपने थीसिस लिखने पे ना आप ये समझ लें कि मैंने 1.5 साल लगाया, मैंने बहुत टाइम लगाया थीसिस लिखने पे। लेकिन वो इस वजह से कि मेरे एग्जामिनर ने जब मुझे मेजर करेक्शंस दी तो उसने मुझे पहले तो कहा कि जी आपने जो थीसिस प्रेजेंट किया ना वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, आपने थीसिस ऐसे लिखा है कि सिर्फ आपको ही समझ में आएगा। अब आप मुझे बताएं कि हम आपको क्या करें इस पे। मैंने कहा कि सर जो भी आप फीडबैक देंगे ना मेरे लिए वो वैल्यूएबल है। फिर एग्जामिनर मेरे साथ बैठ गया, एग्जामिनर ने मुझे डिटेल में बताया कि मैं किस चैप्टर में क्या ढूंढ रहा हूँ, वो मैं नोट करता गया और फिर ये आउटपुट है मेरे उस जो उससे मैंने फीडबैक लिया। मैंने थीसिस लिखने में काफ़ी टाइम लगाया। अच्छा उसके बाद इवन जो चैप्टर है कोल्ड स्टार्ट इवैल्यूएशन किस तरह होती है उसमें इक्वेशंस क्या आएंगी। अब ये जो सारा कंटेंट है ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं पूरा थीसिस ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपना। कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, आपने क्योंकि अभी आपकी रिसर्च स्टार्ट हुई है, आपको ये पता नहीं आपने क्या करना है, तो मैं ये कह भी नहीं रहा कि आप थीसिस के उस हिस्से पे फोकस करें जहाँ पे आप इस चीज़ पे गौर करें मैंने क्या लिखना है। नहीं, आपने थीसिस जो भी पढ़ना है या जो भी आपने मुझे मेरे साथ डिस्कशन करना है वो आपने ये करना है कि जो आपको थीसिस मिले उस मेथोडोलॉजी के चैप्टर में औरों ने क्या किया था। मिसाल के तौर पे आपको पेपर मिलता है, आपको थीसिस मिलता है, उसने जो कुछ भी किया वो तो चैप्टर अपने अगले में लिख देगा, लेकिन रिसर्च मेथोडोलॉजी में वो ये बताएगा कि उसने अपनी रिसर्च को बाकियों से कंपेयर कैसे किया। तो क्लास ये मैंने असाइनमेंट आपको दे दी है, ये मैं अपना थीसिस और बाकी चीज़ें आपसे शेयर करूँ। आप लोगों का इंशाल्लाह मंडे का टास्क ये है कि आप कम से कम 1 या 2 ऐसे थीसिस डाउनलोड करो जिसकी मेथोडोलॉजी
आप समझो वीकेंड पे और मेरे से फिर इंशाल्लाह मंडे वाले दिन डिस्कस करो। ठीक है क्लास? सर मुश्किल टास्क है काफी। यार आप जो मुश्किल टास्क कह रहे हो ना, ये ऐसा टास्क है कि लिटरली फ्रूटफुल तो है सर ये ऐसा टास्क है कि अगर आपने इसको अभी टाइम दे दिया ना, तो जिस दिन आप आगे बढ़ोगे ना और आपको पता चलेगा कि आपने क्या अचीव किया, उस टाइम फिर आप कहोगे कि सर मुराद आपने हमें वाकई सही टाइम पे ना सही काम करवा दिया। जी सर, ठीक है ये सर। वो टाइम है कि आप अभी ये काम कर लोगे ना, तो आप आने वाली मुश्किल अपने लिए आसान कर लोगे। ओके सर। क्योंकि थीसिस वो होते हैं जो जिन लोगों ने पीएचडीज कर ली होती हैं, उनके जर्नी का सारा डॉक्यूमेंट होता है। पेपर सिर्फ एक पेपर आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन थीसिस आपको क्लियर करेगा। अगर आपको आपके पसंदीदा पेपर का थीसिस मिल जाए ना, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दे देगा। तो मैं कान को कह रहा हूँ थोड़ा दूसरे तरीके से पकड़ लो। जिसने अभी तक नहीं अपना कोर पेपर ढूंढा, वो पहले थीसिस ढूंढ ले और फिर थीसिस में से कोर पेपर ढूंढने की कोशिश करें। चलें, थैंक यू क्लास। मैं यहाँ पे ही अपना भी थीसिस शेयर कर देता हूँ, और वेलकम मैं सर। अपने थीसिस को इसलिए इस्तेमाल करूँगा कि मैं जहाँ पे समझता हूँ ना कि ये एसेंशियल चीज़ है, वो फिर मैं आपको अपने थीसिस से गाइड कर दूंगा कि ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। जो मेरा थीसिस है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उसको कहीं आपने अभी अपलोड नहीं करना किसी सर्च इंजन पे। मैं उसमें से भी पेपर उस पर काम कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा सारा कंटेंट वही है। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है, उसको आप किसी भी सर्च इंजन पे या अपलोड ना कीजिएगा। जी सर। ओके क्लास, में सेशन एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।